Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां पर हम बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की उसका नाम है सोशियोलॉजी। अगर आप समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, वो है चाहे आपके ग्रेजुएशन यानी कि BA, MA या फिर आपके TGT या PGT या फिर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तब भी यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज की क्लास जो है वो क्लास है सोशियोलॉजी की। इससे पहले हमारी 9 क्लास हो चुकी है सोशियोलॉजी की। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। और आज की जो क्लास है वो है हमारी, उसका जो टॉपिक है उसका नाम है परिवार यानी कि फैमिली। तो हमने जो MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस कवर किए हैं वो टॉपिक वाइज किए हैं, एक एक टॉपिक को हमने उसमें कवर किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वह था समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। जो हमारा दूसरा टॉपिक था वह था समाजशास्त्र की उत्पत्ति। तीसरा टॉपिक हमारा था समाजशास्त्र का विकास और चौथा टॉपिक जो था हमारा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। टॉपिक नंबर 5 जो हमारा था वह है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। एंड टॉपिक नंबर 6 है हमारा समाजशास्त्र की प्रकृति। उसके बाद हमारा जो टॉपिक नंबर 7 है उसका नाम है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। उसके बाद जो हमने टॉपिक कवर किया था वह था हमारा समाज यानी कि सोसाइटी। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था समुदाय, समिति एवं संस्था। उसके बाद जो टॉपिक देखा था वह था हमारा सामाजिक समूह। और लास्ट में जो हमने टॉपिक कवर किया है वह है हमारा विवाह यानी कि मैरिज। और आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है परिवार यानी कि फैमिली। तो इसी क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, परिवार यानी कि फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक आपने समझा कि हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं MCQ के फॉर्म में, और उससे पहले जो हमने 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन सोशियोलॉजी के अटेम्प्ट किए थे वह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही हमने इंक्लूड किए थे, जो आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप सभी की वीडियोस की जो कमेंट्स होती हैं वो देखते हैं और कोशिश करते हैं कि रिप्लाई भी कर सकें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने जैसा कि कहा था कि मैम प्लीज़ सिलेबस डिस्कस कीजिए, तो हमने वो भी किया है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा था कि UGC नेट का क्या कहते हैं एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो इसी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। और जब तक UGC नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तब तक ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और उसके बाद फिर आप लाइफ टाइम ये देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसमें आपको सोशियोलॉजी के मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं वह सभी आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस विद्वान ने कहा है कि परिवार सार्वभौमिक है? यह बताना है आपको कि किस विद्वान ने यह कहा है कि परिवार जो है वो सार्वभौमिक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मडार्क इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से किसने विवाह एवं परिवार से संबंधित यौन साम्यवाद की बात की है? यह बताना है कि किसने यौन साम्यवाद की बात की है। तो ऑप्शन नंबर B मॉर्गन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, किस विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? यह किस विद्वान का मानना है यह बताना है आपको। तो हमारे कामटे जी जो हैं उन्होंने इस कथन को, इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसने कहा है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक था? यह किसने कहा है यह बताना है आपको। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ब्रीफाल्ट का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है तो ऐसे परिवार को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर A है आपका पितृवंशीय, ऑप्शन B है मातृवंशीय, ऑप्शन C है
पितृस्थानीय और ऑप्शन डी है मातृस्थानीय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मातृस्थानीय। यहाँ पर हमने बात की है, अगर हम इसको सही से समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि विवाह के बाद पति, यानी कि यहाँ पर जो लड़की होती है वो ससुराल न जाकर लड़का जो होता है वह ससुराल जाता है, पत्नी के घर, अपनी वाइफ के घर जाता है। तो ऐसे में क्या, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा, तो वो अपने ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा, तो मातृस्थानीय परिवार कहा जाएगा, क्योंकि जो वाइफ होती है उसके मायके में पति जाकर रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किस विद्वान ने परिवार को दो भागों, जन्म का परिवार एवं जनन का परिवार में विभाजित किया है? तो किसने किया है? ये हमारे बर्नर जो हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कई नाभिकीय परिवार जब एक ही निवास स्थान पर रहते हों किंतु रसोइयां अलग हों तो इसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि नाभिकीय परिवार क्या होता है। तो नाभिकीय परिवार वह परिवार होता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे इंक्लूड होते हैं, जो पति पत्नी और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं वो सम्मिलित होते हैं उसमें। तो आपको ये समझ में आया कि नाभिकीय परिवार क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कई नाभिकीय परिवार जब एक ही निवास स्थान पर रहते हैं किंतु रसोइयां अलग हों तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार कहेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। परिवार में जब वंश का नाम माँ की तरफ से हो, परिवार में जब वंश का नाम माँ की तरफ से हो, इस तरह के परिवार को क्या कहते हैं यह बताना है आपको। तो इसको क्या कहेंगे? मातृवंशीय कहेंगे। यहाँ पर वंश के बारे में क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है, तो वही आपको याद रखना है कि जब माँ की तरफ से नाम दिया जाता है तो उसे मातृवंशी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से निर्मित परिवार को कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि नाभिकीय परिवार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। परिवार के निर्णय में यदि माँ की भूमिका प्राथमिक हो तो इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, इसको क्या कहेंगे? जब माँ की भूमिका, यानी कि जो भी फैसला हो रहा है घर में, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें अगर माँ को सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो माँ कहेंगी वही अगर होगा, तो ऐसे में इस परिवार को क्या कहेंगे? तो मातृसत्तात्मक परिवार कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मॉर्गन ने परिवार के कितने प्रकारों की चर्चा की है? तो कितने परिवारों की चर्चा की है? 5 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा है कि मनुष्य प्रारंभ से ही एक विवाहित परिवार में रहा है? यह कहना किसका है? तो ये वेस्टर मार्क का कहना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके W.J. गुडे। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। अब परिवार यानी कि फैमिली जो हमारा टॉपिक था उसमें हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट 13 क्वेश्चन थे वो हमने अभी तक अटेम्प्ट किए। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है धर्म यानी कि रिलीजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह बताना है आपको। प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टाइलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू कहा है? यह बताना है आपको कि जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है, किसने कहा है? तो G.S. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। धर्म की उत्पत्ति के कारण को जानने के लिए निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये कई बार रिपीटेड है और ये हमारे दुर्खिम जी ने इस अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है यह बताना है आपको। तो फ्रेजर जो है हमारे समाजशास्त्री, उनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? गोल्डन बो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो यह कहना है हमारे टाइलर जी का। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरुणता जनजाति के अध्ययन के दौरान निम्न में से किसने टोटमवाद की अवधारणा दी है? यह बताना है आपको कि अरुणता जनजाति के अध्ययन के दौरान जो अरुणता जनजाति थी उस पर अध्ययन किसने किया था? तो हमारे दुर्खिम जी ने अध्ययन किया था। तो जब दुर्खिम जी ने अध्ययन किया है तो टोटमवाद के बारे में भी अवधारणा किसने दी है? दुर्खिम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसने धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है यह बताना है आपको। तो टाइलर इज अ करेक्ट आंसर। टाइलर ने ही आत्मावाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है धर्म की उत्पत्ति संबंधी प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो यह हमारे मैक्स मूलर ने प्रस्तुत किया है। क्या? धर्म की उत्पत्ति संबंधी प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस विद्वान ने पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा दी है? यह बताना है आपको। तो पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? जिसने टोटमवाद के बारे में बात की थी। टोटमवाद के बारे में बात किसने की थी? जिसने अरुणता जनजाति पर अध्ययन किया था। तो एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे, इस का आंसर क्या होगा? दुर्खिम इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे टॉप 9 क्वेश्चन थे धर्म यानी कि रिलीजन के। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। आई जस्ट होप सो आपको क्लास पसंद आ रही हो। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि सोशियोलॉजी एक बार कंफर्म होने के बाद, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद तब तक जितनी भी क्लासेस चलेंगी सोशियोलॉजी की चलेंगी, उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी को हम बिल्कुल बेसिक से लेके और हाई जितना भी हिंदी से रिलेटिव आपकी, चाहे वो हिंदी जनरल हो या लिटरेचर हो, दोनों में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे हिंदी की। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब जो हमारा टॉपिक है वह है व्यक्ति और समाज। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किसने कहा है कि मानवीय प्रकृति का निर्माण केवल समाज में ही संभव है? व्यक्ति और समाज के बीच एक तरफा संबंध नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे मेकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसका संबंध सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? यह बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा जा चुका है। तो नन ऑफ दीज, अरस्तु इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसका कथन है कि समाज साव्यव की तरह है? किसकी तरह है? साव्यव की तरह है। यह भी हमारे स्पेंसर ने ही कहा है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, कि समाज साव्यव की तरह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सामाजिक समझौता सिद्धांत महत्व देता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत महत्व देता है। किसे महत्व देता है? व्यक्ति को, ना कि समाज को, ना कि व्यक्ति एवं समाज दोनों को, और ना ही उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। व्यक्ति को
महत्व देता है? कौन? सामाजिक समझौता सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आज का साम्यवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? समाज का साम्यवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यह बताना है आपको। तो ये भी आपके स्पेंसर ने ही प्रस्तुत किया है, समाज का साम्यवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यक्ति एवं समाज दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। तो व्यक्ति एवं समाज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह हमारे कूले जी ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समाज का साम्यवादी सिद्धांत प्राथमिक मानवता है, यह कथन किसका है, यह बताना है। यह किसके लिए है? समाज को साम्यवादी सिद्धांत प्राथमिक मानता है। समाज को साम्यवादी सिद्धांत प्राथमिक किसको मानता है? समाज को प्राथमिक मानता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सामाजिक स्तरीकरण, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विद्वान का मत है कि प्रकृति में कोई असमानता नहीं होती है, केवल भिन्नता होती है? तो यह जो कथन है वह है आपके आंद्रे बेते का है, आंद्रे बेते का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्तरीकरण में मुख्यतः अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, यह बताना है आपको। तो सामाजिक असमानता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। समाज के विभिन्न समूहों के बीच उच्चता एवं निम्नता के आधार पर विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम नहीं को अंडरलाइन करेंगे, नहीं को अंडरलाइन करेंगे। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो यह एक उद्र्ग विभाजन है, यह सही नहीं है, बाकी के तीनों सही हैं। देखते हैं तो सही स्टेटमेंट क्या क्या है। सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्चता एवं निम्नता में विभाजन है, यह सही है। यह एक उदग्र विभाजन है, यह सही है। यह सामाजिक असमानता को व्यक्त करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, यह बताना है आपको। कौन सा समाज स्तरीकरण का आधार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सहयोग एवं संघर्ष इज द करेक्ट आंसर, जो स्तरीकरण का आधार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है देखते हैं। किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्चता एवं निम्नता की सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है? यह कथन किसका है? तो यह रेमंड मूरे जी जो हैं उनका यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा आधार मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है, यह बताना है आपको। तो वर्ग, परिस्थिति और दल, यह मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, यह बताना है आपको। तो डेविस एवं मूरे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, देखते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जाति व्यवस्था खुले स्तरीकरण का उदाहरण है। नंबर 2 है जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। नंबर 3 है वर्ग व्यवस्था खुले स्तरीकरण का उदाहरण है। नंबर 4, वर्ग व्यवस्था बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह बताना है आपको। ए, बी, सी, डी में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी डहरेनडॉर्फ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था, यह बताना है आपको। तो दास व्यवस्था जो थी वह हमारा सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था। नेक्स्ट है किस विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण के आर्थिक राजनीतिक एवं व्यावसायिक आधार दिए हैं, किसने दिए हैं, सोरोकिन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है, यह बताना है आपको कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मैक्स वेबर। ये सारी आप एक नोटबुक में लिख के रख सकते हैं कि कौन सी बुक किसकी है और कौन इस बुक के राइटर ये हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बेहतर, अगर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बुक को लेकर और लेखक को लेकर, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को समझने के लिए तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया, यह बताना है आपको। तो आंद्रे बेते जो हैं उन्होंने ही तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। किस लिए किया, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को समझने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं, किसने स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि ये जो समाजशास्त्र है वह अपने आप में एक जो टॉपिक है वह दूसरे से इंक्लूड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्त्रीकरण है उसी को प्रकार्यवाद से जोड़ दिया, प्रकार्यवाद को सिद्धांतवाद से जोड़ दिया, इस तरीके से एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं किसने स्त्रीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस एवं मूर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मूल्य सहमति के आधार पर स्त्रीकरण की व्याख्या किस विद्वान ने की, यह बताना है आपको। तो पार्सन्स इज अ करेक्ट आंसर। मूल्य सहमति के आधार पर स्त्रीकरण की व्याख्या किसने की थी, पार्सन्स ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है, जल्दी से बताइए। तो यह है आपका मजूमदार एवं मदन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका टॉपिक चेंज हो चुका है। टॉपिक का नाम है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। जो आपका टॉपिक है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है देखते हैं। द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है यह आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। रॉल्फ लिंटन की पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। नेक्स्ट है किसने कहा है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है, यह कथन जो है वह किसका है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है, तो यह लिंटन ने कहा है। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति वह है जो क्या है बताना है आपको।
जो जन्म से प्राप्त होती है। प्रदत्त परिस्थिति क्या है? जो जन्म से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे मर्टन क्या कहते हैं? तो इसको मर्टन जी ने भूमिका पुंज कहा है। जो अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं उसको क्या कहेंगे? भूमिका पुंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति द्वारा धारित समस्त भूमिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुल भूमिका कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा धारित समस्त भूमिकाएं यानी कि एक से अधिक जितनी भी उसकी भूमिकाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे? बहुल भूमिकाएं कहेंगे। और अगर अनेक भूमिकाओं के बारे में बात की जा रही है तो भूमिका भूमिका पुंज कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है देखते हैं। प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में किसने अंतर किया है? यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, लिंटन ने ही प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के बारे में बताया है। इसमें अंतर किया है कि क्या प्रदत्त होता है और क्या अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पति इनके हस्बैंड शब्द किसका सूचक है? यह बताना है आपको कि यह जो शब्द है वह किसका सूचक है? तो यह परिस्थिति का सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? यह बताना है। तो यह भी लिंटन ने प्रस्तुत किया है। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा किसने दी है सर्वप्रथम? तो लिंटन जी ने दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिका की चर्चा की है? रिलेशन एंड नॉन रिलेशन रोल के बारे में किसने बात की है? तो नडेल ने बात की है। संबंध एवं गैर संबंधात्मक के बारे में बात किसने की है? नडेल जी ने बात की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सिक रोल के बारे में किसने बात की है? यह बताना है आपको। तो पार्सन्स जी ने बात की है रुग्ण भूमिका की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसे क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। नंबर 1 है प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से होता है। देखते हैं होता है या नहीं होता है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से होता है। देखते हैं। सम्मान का संबंध परिस्थिति से होता है, पता नहीं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 4, सम्मान का संबंध भूमिका से होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, हम बात करते हैं नंबर 1, प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से होता है। हाँ जी होता है। और हम बात करेंगे नंबर 4, सम्मान का संबंध भूमिका से होता है। हाँ जी बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 4 विकल्प नंबर 1st एंड 4th इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है देखते हैं। मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? देखते हैं सर किसने किया है। आपको 4 समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, तो इन्हीं में से कोई एक हैं जिन्होंने मुख्य परिस्थिति के बारे में अवधारणा दी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? E.T. हिलर इज अ करेक्ट आंसर। इन्होंने ही मुख्य परिस्थिति के बारे में अवधारणा दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिस्थितियों के संगठन की चर्चा की है? यह बताना है आपको कि इनमें से किसने परिस्थितियों के संगठन के बारे में बात की है, चर्चा की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मर्टन की नहीं है? तो सबसे पहले हम
नहीं को अंडरलाइन करेंगे। हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया जाता है जो नेगेटिव फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको नहीं को अंडरलाइन करना है, जिससे कि हमारे माइंड में ये मैसेज जाए कि ये जो क्वेश्चन है वो नहीं के लिए पूछा गया है। अक्सर करके हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हॉल में जब हम होते हैं तो माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है कि हमें ये नहीं पता होता, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नहीं हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको नहीं वर्ड को सबसे पहले अंडरलाइन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका भूमिका पुंज, ऑप्शन बी है आपका परिस्थिति पुंज, ऑप्शन सी है आपका परिस्थिति क्रम एंड ऑप्शन डी है आपका भूमिका तनाव। तो बताइए जल्दी से, आप सभी लोग जो भी क्लासेस देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो पहले आपको ये करना चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उसको या तो कमेंट में बताइए, नहीं तो आप अपनी एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आप इसको क्वेश्चन को और आंसर को नोट डाउन कर सकें, या फिर आप हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेने से आप दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा करके, जिससे कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। क्योंकि एक बार जो चीज़ें पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं, उन्हें अगर हम दोबारा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतरीन ढंग से वो हमें समझ में आ जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो हमारे माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है, और जब हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो एग्ज़ाम का वेट हम करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा एग्ज़ाम हो और हम एग्ज़ाम दे सकें। ये कब होता है? जब हमारी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी होती है। तो इसीलिए तैयारी को हमेशा कम पढ़ें, बट जितना पढ़ें उतना स्पष्ट होना चाहिए। आप अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो कि यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा? जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को चाहे उठा लो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि हमारा ये सिलेबस है, जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस जॉब का। उसके बाद या फिर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका जो सिलेबस हो उसको आप सबसे पहले देखें, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। एक बार अच्छे से डीपली आपने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली आपने, उसके बाद जब आप MCQ करेंगे उसके, तो आप उनको बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो शॉर्ट के पीछे ना भागें, हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मर्टन की नहीं है। तो कौन सी अवधारणा नहीं है? परिस्थिति पुंज इज द करेक्ट आंसर। गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिए, नो स्ट्रेस, क्योंकि स्टडी जो होती है वो हमें सिखाती है, समझाती है। हमारा जो माइंड होता है उसे एक जगह बैठ के भी हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। कैसे? स्टडी के थ्रू। तो आप लोग बस अच्छे से स्टडी करिए और टेंशन मत लीजिए। बस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लिंग, आयु एवं जाति उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं यह आपको बताना है। तो प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण किसका है? यह प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है क्या? लिंग, आयु एवं जाति। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है धर्म, यानी कि रिलीजन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कर्तव्यों का पालन। हिंदू शास्त्रों में जो धर्म के बारे में बताया गया है उसमें क्या बताया गया है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से करें। बाकी का ईश्वर देख रहा है, भगवान जी देख रहे हैं, बाबा जी देख रहे हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं वो देख रहे हैं। तो अभी आप एज अ स्टूडेंट, आपका धर्म क्या है कि आप अच्छे से स्टडी करें ईमानदारी से, और बस बाकी की सारी टेंशन, जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, हर हालत में मिल जाएगी, या फिर आप जिस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह धर्म जो सभी स्त्री पुरुष जाति वर्ण के लिए अनिवार्य है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य धर्म। सामान्य धर्म किसे कहा जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सामान्य धर्म सभी स्त्री पुरुष जाति वर्ण के लिए अनिवार्य है, उसे सामान्य धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति में सामान्य धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? यह पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यह हमारे धर्म के बारे में बात है। तो मनुस्मृति में सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अभी वही है, धर्म, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है देखते हैं। सामान्य धर्म का लक्षण अस्तेय का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चोरी न करना। अस्तेय का क्या अर्थ था, तात्पर्य क्या था कि चोरी न करना। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारा धर्म हमें मैक्सिमम अच्छी चीज़ें ही सिखाता है। आप चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें और काम चोरी ना करें। काम चोरी जैसे कि आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपका काम क्या है? स्टडी करना। तो आप अच्छे से स्टडी करिए। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो ये भी तो काम चोरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हिंदू शास्त्रों में संकट के समय किए जाने वाले कार्य को कौन सा धर्म कहा जाता है? यानी कि संकट के समय जो कार्य किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आपद धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म में जो संकट के समय कार्य किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उस धर्म को आपद धर्म कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या कहता है। सामान्य धर्म का कौन सा लक्षण है? तो सामान्य धर्म के यह सभी लक्षण हैं। सत्यता होनी चाहिए, आप सत्य बोलें, यह जरूरी है। पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता तन की भी और मन की भी, मन की ज़्यादा होनी चाहिए एंड तन की भी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को भी क्लीन एंड अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है तो बॉडी को साफ सुथरा रखिए। और उसके बाद हमारा थर्ड है जो वो है इंद्रिय निग्रह। तो यह भी अनिवार्य है सामान्य धर्म में। तो यह तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? हिंदू शास्त्र के अनुसार अपने आश्रम धर्म का पालन करना कौन सा धर्म कहलाता है? अपने आश्रम धर्म का पालन करना कौन सा धर्म कहलाता है? जल्दी से बताइए। विशिष्ट धर्म। यह क्या कहलाता है? विशिष्ट धर्म कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? यह बताना है आपको। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? तो पीबी कांडे जो हैं वह आपके हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 8, जो आपके रिलीजन यानी कि धर्म के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हैं। और आने वाली एग्जाम्स में आई जस्ट होप सो आपको इनमें से 1, 2, 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर इनके थ्रू आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कर्म का सिद्धांत। देखते हैं कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, अगर हम इसे देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी है। जो लोग सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर 10th 12th में जिन लोगों के पास आर्ट साइड थी, जिन लोगों के पास ये सब्जेक्ट थे, उन लोगों को समाज में रहकर
लोगों को जानना समझना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना वो हम लोगों से रिलेटिव है। हमारी सोसाइटी में अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से विद्वानों का क्या क्या मानना है, किसका क्या कथन है, किस विद्वान ने समाज को, सोसाइटी को, इनके रूल्स को, रिलीजन्स को किस तरीके से देखा है, किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है, और क्या सही बताया है, क्या गलत बताया है, मतलब सब कुछ हम जान सकते हैं अगर हम लोग सोशियोलॉजी को अच्छे से पढ़ें समझें, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो आई जस्ट होप सो कि आपको इसमें से एक एक क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से कनेक्ट करके और पढ़ सकें, जिससे कि आप इसे लाइफ में कभी ना भूलें। कभी कोई बात आती है सोसाइटी में, अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो आप एक बेहतरीन ढंग से बात कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि जब जिन लोगों को नॉलेज होती है समाज की, आप सोसाइटी में नॉर्मली भले आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी नहीं हो तब भी हर शख्स कहीं ना कहीं 4 लोगों में बैठता है, और वो 4 लोग कौन होते हैं? हमारा समाज होता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो वही हमारा समाज है। तो समाज के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप एक बेहतरीन इंसान बन के उभर सकते हैं। देखते हैं कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वह कर्म जिसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कर चुका है किंतु उसके फल की प्राप्ति अभी आरंभ नहीं हुई है, उसे क्या कहा जाएगा? यह बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, संचित कर्म, यानी कि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसका फल जो है वह आपको अभी मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, इन फ्यूचर मिलेगा। धैर्य रखिए, जरूर मिलेगा। जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें हमेशा, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। नेक्स्ट है, कर्म की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है यह बताना है आपको, कि कर्म की जो अवधारणा है वह किससे संबंधित है? पुनर्जन्म से, जो लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो उससे संबंधित है, या संचित कर्म से, या कर्म फल से, या उपयुक्त सभी से? तो ऑब्वियस है उपयुक्त सभी से। जो कर्म की अवधारणा है वह सभी से संबंधित है, इसीलिए आपको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर फल अभी नहीं मिल रहा है तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। तीनों स्टेटमेंट सही है, कर्म की अवधारणा से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। वह कर्म जिसे व्यक्ति बिना फल की इच्छा से किया जाता है कहा जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा से जिस कर्म को करता है उसे क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो इसको निष्काम कर्म कहेंगे। ऑब्वियस है, इसको क्या कहेंगे? निष्काम कर्म। ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको नहीं आ रही हैं और आपने एक बार पढ़ ली, जैसे मान लो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है ये टॉपिक जो है कर्म का सिद्धांत, तब भी आप अगर इसमें आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो निष्काम कर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, जिस कार्य को व्यक्ति अन्य किसी लोभ या मोह के कारण छोड़ देता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकर्म। क्या कहा जाता है? विकर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गीता में जन्म तथा मृत्यु के चक्र में, गीता में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए कौन से 2 मार्ग बताए गए हैं, यह बताना है आपको। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी डेली की लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी कभी पूजा पाठ भी कर लिया करो जिससे कि पता चल जाए कि गीता में क्या लिखा है। तो देखते हैं, भक्ति तथा ज्ञान मार्ग किसके बारे में बात की गई है, कौन से 2 मार्ग बताए गए हैं गीता में। जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए कौन से 2 मार्ग बताए गए हैं? तो भक्ति तथा ज्ञान मार्ग 2 मार्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुनर्जन्म के बंधन का कारण है। क्या कारण है बताइए।
ऑप्शन ए है भक्ति सॉरी, ऑप्शन बी है मोह, ऑप्शन सी है अविद्या एंड ऑप्शन डी है कर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अविद्या। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, टॉपिक क्या है आपका, पुरुषार्थ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। धर्म, अर्थ एवं काम, पुरुषार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है द्विज, ऑप्शन बी है त्रिवर्ग, ऑप्शन सी है त्रिवेद एंड ऑप्शन डी है पुरुषार्थ। तो जल्दी से बताइए क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी त्रिवर्ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हिंदू जीवन पद्धति में अधर्म के अनेक रूप बताए गए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प अधर्म को व्यक्त करता है? यह बताना है आपको कि कौन सा धर्म है जो, कौन सा विकल्प है जो अधर्म को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधर्म, परधर्म, उपधर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अर्थ पुरुषार्थ का संपादन किस आश्रम से किया गया है? यह बताना है आपको कि जो अर्थ पुरुषार्थ का संपादन है वह किस आश्रम में किया जाता है? तो गृहस्थ आश्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदू शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, जिनमें एक ज्ञान मार्ग है जबकि दूसरा है, कौन सा है दूसरा? दूसरा है भक्ति मार्ग। नेक्स्ट है एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। यह है आपके हिंदू शास्त्र, गीता में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ के रूप में काम का उद्देश्य है। पुरुषार्थ के रूप में काम का उद्देश्य क्या है? तो पितृ ऋण से मुक्ति। क्या है? पितृ ऋण से मुक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गृहस्थ आश्रम में निम्नलिखित में से कौन से पुरुषार्थ का संपादन किया जाता है? ऑप्शन ए, नंबर 1 है धर्म, नंबर 2 है अर्थ, नंबर 3 है काम, नंबर 4 है मोक्ष। तो नंबर 1 धर्म, अर्थ और काम, यह तीनों गृहस्थ आश्रम में इनका संपादन किया जाता है। यह जो पुरुषार्थ के 3 भाग बताए गए हैं, नंबर 1, 2, 3, यानी कि विकल्प नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। धर्म पुरुषार्थ का पालन निम्न में से किस आश्रम में किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम एंड डी संन्यास आश्रम। 1, 2, 3, 4 चारों आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको क्या बताना है कि धर्म पुरुषार्थ का पालन इनमें से कौन से आश्रम में किया जाता है, यह बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आश्रम कितने होते हैं, 4 होते हैं। ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। तो इन चारों में ही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चारों में ही धर्म पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। और इसी के साथ में ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं 1 बाय 1, ये आपके एग्जाम में बार बार इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अगर आपका मन है तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको बेस्ट टाइप लगता है, आप चाहें तो इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, जिससे कि आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ 2-3 बार करते हैं तो वो अधिकतर आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है अच्छे से। अगर आपको कोई और प्रश्न है, आपका कुछ क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ में
नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भी सोशियोलॉजी की होगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए, अपने धर्म का पालन करते रहिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो शिक्षा होती है वो मनुष्य के शरीर का विकास करती ही है। कैसे विकास करती है? शिक्षा चहुमुखी विकास करती है। यानी कि अगर आप बात करें सिर्फ ज्ञान की या फिर सिर्फ शिक्षा की, तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, समाज में लोगों के साथ कैसे रहना है, फैमिली में लोगों के साथ कैसे रहना है, जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वह हमारे शरीर का, एक व्यक्ति का चहुमुखा विकास करती है। तो इसीलिए शिक्षा आवश्यक है। आप शिक्षा ग्रहण करते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करिए। इसी के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।